स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम लोग एडिटोरिया प्रकाशन का जो 5000 प्रश्न वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन देख रहे हैं, आज उसका हम लोग छठा सेट से लेकर 10वां सेट तक देखेंगे। 6 से लेकर 10 तक देखेंगे दोस्तों, और रोज़ दिन 250 प्रश्न का सोल्यूशन देखेंगे और सभी ऑप्शन को भी देखते चलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, और इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में दिया रहता है, तो आप लोग वहां ज्वाइन हो जाइएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का छठा सेट का पहला प्रश्न कि हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया है। हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा भारत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। हेलिना रक्षा उपकरण को भारत देश के द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, बताना है आपको। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में सही है। भीतरकनिका वन्यजीव अभयारण्य है जो कछुआ के उत्पादन के लिए, रिडले नामक कछुआ के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। पीताम्बरम दोस्तों, पीताम्बरम जो है तमिलनाडु में है, ये भी सही है। और वेम्बनाड जो दिया हुआ है कर्नाटक, ये गलत हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि वेम्बनाड कहाँ है? केरल में है। याद रखिएगा दोस्तों, केरल में है। चलिए अगला प्रश्न है किस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। कॉफी बंदरगाह के नाम से किस बंदरगाह को जाना जाता है? तो कॉफी बंदरगाह के नाम से सेंटोस बंदरगाह को जाना जाता है। सेंटोस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। कॉफी सबसे ज़्यादा ब्राज़ील देश में होता है। ब्राज़ील देश में सबसे ज़्यादा कॉफी होता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान जो है कहाँ है, तो यह हैदराबाद में है। हैदराबाद या मूसी नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सुमेलित नहीं है, बताना है आपको। सुमेलित इसमें से कौन नहीं है, तो रेनेटिंग। रेनेटिंग जो है यह पनीर होता है, सही है। जैव प्रौद्योगिकी प्लास्टिम्ड्स जो हो जाएगा। गोल्डन चावल में विटामिन ए पाया जाता है। ओजोन परत, ओजोन परत या ट्रोपोस्फेयर दिया हुआ है जो क्षोभ मंडल होता है। ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। समताप मंडल में पाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो यह अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है और उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर पाया जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 और 4 सही उत्तर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 2 और 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है। जो हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है ना, यह किसका है, तो वलित मुर्दार पर्वत, जिंदा पर्वत का उदाहरण है, वलित पर्वत का उदाहरण हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है करेवा वैली, करेवा जो घाटी है कहाँ स्थित है, तो करेवा घाटी कश्मीर में है। करेवा घाटी कश्मीर, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था। ऑपरेशन 0 आवर में आंदोलनकारियों को पकड़ कर जेल में बंद किया जा रहा था, तो यह हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत छोड़ो आंदोलन के समय में यह चलाया गया था। अगला प्रश्न है किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया है। किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया है, तो यह कहा गया है CF एंड्रयूज के द्वारा। CF एंड्रयूज के द्वारा। और रॉलेट एक्ट जो हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक, इसी रॉलेट एक्ट के तहत इसी के विरोध में अमृतसर में वो गिरफ्तारी में उछावा हो रहा था। इसी एक्ट के तहत, जिसमें क्या था, रॉलेट एक्ट में बिना वकील बिना दलील के किसी को भी शक के आधार पर जेल में बंद कर दिया जाता था दोस्तों। अगला प्रश्न है कि वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, तो वन संरक्षण जो अधिनियम हुआ था वह 1980 ईस्वी में पारित किया गया था। 1980 ईस्वी में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है। इनमें से बताना है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, तो हो जाएगा जलवाष्प, मीथेन, ओजोन। इनमें से सभी जो होती है वह ग्रीन हाउस गैस से उत्पन्न करने वाली गैस है, उत्पन्न करने वाली गैस है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिगरेट के धुएं में मुख्यतः प्रदूषक कौन है। मुख्य जो प्रदूषक होता है सिगरेट के धुआं में वह कौन होता है, तो वह होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी, ए और बी।
बी और सी यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन हो जाएगा दोस्तों। इसका कार्बन डाइऑक्साइड सिगरेट के धुआं में नहीं होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी और सी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। गैसोहॉल मिश्रण है। गैसोहॉल 90% पेट्रोल और 10% अल्कोहल के मिश्रण को गैसोहॉल कहा जाता है। 90% पेट्रोल और 10% अल्कोहल के मिश्रण को गैसोहॉल कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि यदि एक वस्तु का समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है, यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको बताना है क्या होगा। तो इसका वेग परिवर्तित होता रहेगा, इसका वेग जो होगा परिवर्तित होते रहेगा। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को 2 से मिलान करना है, इसमें बताना है आमीटर। आमीटर से विद्युत को मापा जाता है, आमीटर से विद्युत को मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से सापेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है। बैरोमीटर से दाब को मापा जाता है। और वाट शक्ति वाट में मापा जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था? बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का निर्माता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। आधुनिक भारत का निर्माता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि ड्यूस डबल फॉल्ट जैसे शब्द का संबंध किस खेल से है? ड्यूस और डबल फॉल्ट जो यह शब्द है यह लॉन टेनिस खेल से संबंधित है, लॉन टेनिस खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्न कथन पर विचार करना है। प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्न कथन पर विचार करना है। इसमें सदस्यों की संख्या 25 होती है। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 25 नहीं होती है, 30 होती है दोस्तों, और 30 के 30 या लोकसभा से होती है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके सदस्यों में से 10 सदस्य लोकसभा से और 15 राज्यसभा से होते हैं, ये गलत है, ठीक है। 30 के 30 लोकसभा से होते हैं, केवल लोकसभा से ही होते हैं। इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, ये भी गलत है। इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता है, ये भी गलत है। उपयुक्त कौन नहीं, कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता है, तो ये सही है। आपको बताने में कौन सही है, तो केवल 4 सही है, केवल 4 सही है, 1, 2 और 3 गलत है। अगला प्रश्न है कि राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यपालों की सम्मेलन का जो अध्यक्षता करता है वह राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। भाग, यहाँ पर आर्टिकल नहीं है, भाग 5 में क्या है? तो भाग 5 में संघ सरकार है, भाग 5 में संघ सरकार है। भाग 10 में जो है, भाग 10 में आपका अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र है, ठीक है। भाग 15 में है, जो भाग 15 में आपका निर्वाचन है। भाग 15 में क्या है? निर्वाचन है। 324 से लेकर 329 अनुच्छेद हो जाएगा। भाग 20 में क्या है? तो आपका संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, जो दक्षिण अफ्रीका देश से लिया गया है, और आर्टिकल 368 में है, याद रखिएगा, आर्टिकल 368 में है। अगला प्रश्न है कि आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में क्या लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में जो लिया गया है वह सबसे महत्वपूर्ण है राज्य का नीतिनिर्धारक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। उपयुक्त में से सभी यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है? उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा अनुच्छेद 215 देता है, अनुच्छेद 215 देता है। वहीं पर अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा, वह अनुच्छेद 214 के तहत है, और एक सुप्रीम कोर्ट जो है वह अनुच्छेद 124 के तहत है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो जो भारत का जो संविधान है वह साधारणतः जो है एकात्मक और विशेष स्थिति में संघात्मक है, याद रखिएगा। साधारणतः जो कहिएगा तो एकात्मक है और विशेष स्थिति में संघात्मक है। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान कहता है कि अवशिष्ट अधिकार किसके पास रहेंगे? तो जो अवशिष्ट जो अधिकार है वह संघ की संसद के पास रहेंगे, यानी केंद्र सरकार के पास रहेगा, केंद्र के पास रहेगा, केंद्र के पास रहेगा अवशिष्ट शक्तियां। अगला प्रश्न है किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है? किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है? तो हो जाएगा अविश्वास प्रस्ताव। अगर अविश्वास प्रस्ताव में विपक्ष लाता है, अगर पास हो जाता है तो पूरे मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। अगला प्रश्न है कि लोक लेखा समिति के संबंधित तथ्यों में कौन सही है? सही कौन है इसमें से बताना है। लोक लेखा समिति में इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, सही है। इसमें राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं, जो गलत है।
15 नहीं होते हैं, लोकसभा से 15 होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। और इस समिति के सदस्यों को प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर चयन किया जाता है, ये भी सही है। तो 1 और 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गिल्ट एज बाजार जो है मार्केट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? गिल्ट एज्ड बाजार जो है वह सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपयों को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया था? किस वर्ष बताना है। चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपयों को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया था? तो यह 1994 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है कि डायामेंटीना गर्त या खाई किस महासागर में है? जो गर्त को खाई ही बोलते हैं, डायमेंटीना जो गर्त है वह किस महासागर में है? तो ये हो जाएगा हिंद महासागर में है। डियागो गार्सिया और डायामेंटीना यह सभी हिंद महासागर में है। अगला प्रश्न है कि बरमूडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? बरमूडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? तो यह स्थित है उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर में, उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप है, यानी किस आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप है किसका? तो यह हो जाएगा नीस का। नीस जो है यह रूपांतरण होता है नीस, तो आग्नेय चट्टान में ग्रेनाइट बदल जाता है, ठीक है। आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप नीस हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि को शामिल किया गया था? अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि जो शामिल हुए थे वह टोटल 5 शामिल हुए थे, टोटल 5 शामिल हुए थे। अगला प्रश्न है कि अनवर ए सुहाइली किसका फारसी अनुवाद है? अनवर ए सुहाइली जो है यह किसका फारसी अनुवाद है? तो यह है पंचतंत्र का है, ठीक है। और विश्व का सर्वाधिक अनुवादित पुस्तक है, प्रथम नंबर पर बाइबिल आता है, दूसरा नंबर पर पंचतंत्र आता है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश की देन मानी जाती है? तो यह पुर्तगाल हो जाएगा, पुर्तगाल देश। गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस का आगमन जो है गुटेनबर्ग पुर्तगाल देश भारत में आया, उसी का देन माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? तो यह किए थे देवेंद्रनाथ टैगोर ने किए थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कौन में से भाग लिया था आपको बताना है। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लिए थे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सरोजिनी नायडू ली थी और मदन मोहन मालवीय लिए थे, और मौलाना आज़ाद नहीं लिए थे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2 और 3 लिए थे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो यह रामानंद जी को दिया जाता है, रामानंद जी को दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। चतुर्थ बौद्ध 4 को बौद्ध संगीति हुई थी, उसी में से आपको मिलान करना है कौन कौन से शासक के समय में कौन कौन से संगीतियाँ हुई थी। तो प्रथम है प्रथम बौद्ध संगीति। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी वह अजात शत्रु के समय में हुआ था, अजात शत्रु के समय में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में कालाशोक के समय में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति शासक अशोक था, अशोक के समय में हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध संगीति और कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, मिलान कर लीजिएगा दोस्तों, आपको ऐसे बता दिए, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलन को काला क्रमानुसार व्यवस्थित करना है आपको, काल क्रम के अनुसार दोस्तों। तो दोस्तों जानते हैं कि असहयोग आंदोलन 1920, 1 अगस्त 1920, रॉलेट सत्याग्रह 1919, खेरा 1918 में आंदोलन हुआ था। अहमदाबाद मिल हड़ताल ये भी 1918 में हुआ था, ये भी 1918 में हुआ था। तो पहले अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ, उसके बाद खेरा आंदोलन हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। तो हो जाएगा 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? तो यह माइटोकॉन्ड्रिया सूत्र कणिका में पाया जाता है, सूत्र कणिका भी इसको कहा जाता है, सूत्र कणिका में पाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन के द्वारा किया गया था, जबकि इसका नामकरण बेंडा के द्वारा किया गया, बेंडा नामक व्यक्ति ने किया था। अगला प्रश्न है किन गुणों में
किन गुणों में हार्मोन में एंजाइम से भिन्न होते हैं? किन गुणों में हार्मोन में एंजाइम से भिन्न होते हैं? तो यह हो जाएगा, यह केवल जानवर पाए जाते हैं, यह केवल पौधे में पाए जाते हैं, यह उपचार के दौरान नष्ट नहीं होते हैं, यह सभी प्रोटीन नहीं है। तो भिन्न हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन नहीं है इस कारण। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण जीरोपैलेथीमिया नामक बीमारी हो जाती है। एनीमिया विटामिन डी की कमी से होता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से कारण से। ऑस्टियोमलेशिया ये भी विटामिन डी की कमी से। अगला प्रश्न है कि एक बायोटेक्निक जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है, तो यह हो जाएगा उसको सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड जिसको कहते हैं सोनोग्राफी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों टी इक्वल टू आवर्तकाल का फॉर्मूला 2 पाई रूट अंडर L/G होता है, याद रखिएगा दोस्तों। तो लंबाई को 4 गुना करेंगे तो लोलक के झूलने का अवधि जो टी होगा यह 2 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वायु अंगार गैस में मुख्य रूप से घटक क्या क्या पाया जाता है? तो वायु अंगार गैस में जो होता है ना, CO और CO2 होता है, CO और CO2 पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? तो पीयूष ग्रंथि से हो जाएगा कैल्सिटोनिन या कैल्सिटोनिन नामक जो हार्मोन होता है पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है, जबकि थायराइड, स्टिमुलेटिंग हार्मोन और मानव वृद्धि हार्मोन और प्रोलेक्टिन जो होता है यह सभी पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। अगला प्रश्न है कि मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है? तो मुख्य जनन अंग डिंडवाहिनी नालिका को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद है? तो यह हो जाएगा ग्लूकोज, इसका राइट उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। चलिए स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। महाजनपद एवं उसकी राजधानी दिया है, तो सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों, महाजनपद 16 ठो है। 16 महाजनपदों की आपको जानकारी अंगुतर निकाय नामक पुस्तक और भगवती सूत्र नामक पुस्तक 2 ग्रंथ से प्राप्त होता है, याद रखिएगा दोस्तों, अंगुतर निकाय और भगवती सूत्र से प्राप्त होता है। तो चलिए देख लेते हैं। मगध महाजनपद की राजधानी गिरिब्रिज था और राजधानी उस समय श्रावस्ती था। तो आपसे यही पूछता है कि उसकी राजधानी कहाँ था, ठीक है। अंग का राजधानी चंपा था, वजी का वैशाली था, काशी का वाराणसी था, वत्स का कौशाम्बी था और कुरु का इंद्रप्रस्थ था दोस्तों, याद रखिएगा। और कौशल का श्रावस्ती, अवंती का उज्जैन, मल का कुशावती, पंचाल का अहिछत्र या काम्पल्य, चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती थी, मत्स्य का विराटनगर था और कंबोज का हाटक था, कंबोज की राजधानी हाटक, असमक का पोटली और पंचाल का अहिछत्र हो जाएगा, मत्स्य का विराटनगर। सूर्यसेन कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है सुक्रोज, जबकि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज हो जाएगा मोनोसेकेराइड है, ठीक है। सुक्रोज हो जाएगा डाइसेकेराइड है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णुपद मंदिर बना है? किस शैली में? तो हो जाएगा नागर शैली में। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, जितने भी उत्तर भारत के जो ज़्यादातर आपको मिलेंगे, मोस्टली मिलेंगे जो मंदिर, वह नागर शैली में बने हुए हैं और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली में बने हुए हैं। और वहीं पर अगर दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा नागर और द्रविड़ शैली का, तो उसको बेसर शैली कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, बेसर शैली। अगला प्रश्न है कि एहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन थे? एहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता किसे माना जाता है? तो यह हो जाएगा रवि कृति को माना जाता है और एहोल प्रशस्ति अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय से। जो पॉइंट आपको नया नया मिले याद करते चलिएगा दोस्तों और नोट डाउन भी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि सतलज और काली नदियों के बीच में स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय कहा जाता है, कुमायूं हिमालय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। वहीं पर अगर पंजाब हिमालय है तो सिंधु और सतलज, याद रखिएगा, सिंधु और सतलज नदी मिलेगा तब बनेगा सतलज, सिंधु और सतलज, वो पंजाब हिमालय हो जाएगा। असम हिमालय में तीस्ता और दिहांग, याद रखिएगा, तीस्ता और प्लस दिहांग नदी मिल के बनेगा तो हो जाएगा असम हिमालय, ठीक है। अब नेपाल हिमालय, नेपाल में काली और तीस्ता नदी मिलेगा तो वह नेपाल हिमालय हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि द्वितीयक प्रदूषक निम्नलिखित में से किसको माना जाता है? द्वितीयक प्रदूषक किसको माना जाता है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन स्मॉग द्वितीयक हो जाएगा, द्वितीयक प्रदूषक हो जाएगा, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड
और यह फ्लाइस एस जो है प्राथमिक प्रदूषक का उदाहरण है, प्राथमिक प्रदूषक का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 23 से, अनुच्छेद 23। और बंधुआ मजदूरी व्यवस्था जो आया कब था? तो 1976 ईस्वी में इसको लागू किया गया था। वहीं पर अनुच्छेद 19 में जो है यह स्वतंत्रता का अधिकार में 6 प्रकार के स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में, और आपका जो निजता का अधिकार है ये भी आपका अनुच्छेद 21 में ही रखा गया है। और अनुच्छेद 24 में है क्या है कि 14 वर्ष से कम के बच्चों को कारखानों में काम कराने का मनाही है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारिता का मात्रक होता है। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारिता का मात्रक फैराडे होता है, फैराडे होता है। अगला प्रश्न है कि यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या बनता है? यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद बनता है वह सीसा बनता है। इसलिए सबसे अस्थायी तत्व से पूछे तो सीसा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई? तो भारत में बाघ परियोजना की जो शुरुआत हुई थी 1973 ईस्वी में हुआ था। जबकि आपसे हाथी खूब पूछता है, हाथी परियोजना की शुरुआत 1992 ईस्वी में किया गया था। हाथी का 1992 में किया गया था। अगला प्रश्न है कि कौन सा इसमें युग्म सही सुमेलित, आपको सुमेलित है यानी सही इसमें बताना है। तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था, बक्सर का युद्ध, मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव जो हुआ था, यह गलत है। वांडीवास, फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी सही हो जाएगा इसका। जालियांवाला बाग, डलहौजी विरुद्ध मराठे गलत, खेरा निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी ये सभी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी में वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में, यह लड़ाई चली थी। इसी युद्ध में फ्रांसीसी की हार हो गई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से आयरकुट भाग लिया था दोस्तों। अगला प्रश्न है कि पौंडीचेरी की संधि किसके विरुद्ध में हुई थी? पौंडीचेरी की संधि जो हुई थी यह अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुई थी। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुई थी पौंडीचेरी की संधि। अगला प्रश्न है कि द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की गई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे रमेश चंद्र दत्त। आरसी दत्त लिखा जाता है, रमेश चंद्र दत्त हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये हो जाएगा पायस का। दूध निम्नलिखित में से पायस का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि सुपीरियर झील किन दो देशों के बीच में स्थित है? सुपीरियर झील किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो सुपीरियर झील हो जाएगा अमेरिका एवं कनाडा के बीच में स्थित है। अमेरिका एवं कनाडा के बीच में विश्व में स्थित है और विश्व का सबसे बड़ा, अगर सबसे मीठा झील पूछे तो सुपीरियर झील हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है? जीडीपी का आंकड़ा एनएसएसओ करता है, एनएसएसओ करता है। और जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, सकल घरेलू उत्पाद। अगला प्रश्न है इनमें कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? तो जितने भी देखिए दोस्तों दलहनी पौधे हैं वह सभी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, जबकि इसमें से धान हो जाएगा ना, यह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है, यह दलहनी पौधा नहीं है इसलिए नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है। अगला प्रश्न है कि ट्राइसेम योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ट्राइसेम जो योजना था यह ग्रामीण विकास से संबंधित था, ग्रामीण विकास से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? तो बाल्टिक देश में एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया आता है, जबकि बेलारूस जो रूस से सटा है, यूक्रेन से सटा है, यह पोलैंड से सटा है, यह बेलारूस नहीं है। बेलारूस की राजधानी कहाँ है? मिन्स्क है। मिन्स्क रूबल इसकी मुद्रा है, जो रूस का है वहीं इसका भी है, ठीक है, बेलारूस। अगला प्रश्न है कि आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि हेनरी विवियन डिरेजियो को माना जाता है, हेनरी विवियन डिरेजियो को माना जाता है। अगला प्रश्न है कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे? तो इसमें से अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे? तो ये हो जाएंगे मोहम्मद अली जिन्ना, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू और आगा खां यह तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं लिए थे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो दोस्तों समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है, जिसमें पंचायती राज जो नहीं आता है यह राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है, याद रखिएगा दोस्तों। और समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं।
अगला प्रश्न है कि जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है। तो जल में वायु का जो बुलबुला होता है यह अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित आपको बताना है, नहीं है इसमें। तो संथाल विद्रोह सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में हुआ था, रामोसी विद्रोह चित्तर सिंह के नेतृत्व में हुआ था, कोल विद्रोह बुद्धो भगत के नेतृत्व में हुआ था, जबकि पागलपंथी विद्रोह यह दिया हुआ है मजमून शाह और चिराग अली शाह, गलत है यार, टीपू इसका सही उत्तर हो जाएगा, टीपू के। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युद्ध को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। निम्नलिखित युद्ध को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, तो इसमें से पहले वांडीवास का युद्ध है। तो वांडीवास का युद्ध दोस्तों जानते हैं कि 1760 ईस्वी में हुआ था, 1760 में। बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था 1744 से लेकर 1763 के बीच में, और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर 1769 के बीच में हुआ था। तो आपको इसमें मिलान करना है। तो 1743 से प्रथम कर्नाटक युद्ध 1743 से लेकर 1763 तक चला था, ये प्रथम हो जाएगा। तो 2, उसके बाद प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 2, 3, उसके बाद वांडीवास, तब बेदरा का युद्ध, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम पिटक की रचना की गई थी। अभिधम पिटक की रचना की गई थी, यह तृतीय बौद्ध संगीति जो पाटलिपुत्र में हुआ था, पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में, उसी के समय में हुई थी। जबकि प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था, तीसरा जम्मू कश्मीर कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुआ था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को, अगस्त प्रस्ताव 1940 को, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 को। तो पहले अगस्त प्रस्ताव हुआ, उसके बाद आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ, उसके बाद क्रिप्स मिशन आया, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो विषुवत रेखा को 2 बार जो काटती है वो नदी है आपका कांगो या जायरे। याद रखिए कांगो या जायरे, कहीं आपको कांगो ना मिले तो जायरे याद रखिएगा, जायरे नदी। और वहीं पर लिम्पोपो नदी है जो मकर रेखा को 2 बार करती है, मकर रेखा को। आप वहीं पर माही नदी जो है, माही नदी वह कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, जो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है और 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। नेक्स्ट प्रश्न है कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध जो हो जाएगा जैव सुरक्षा से हो जाएगा, जैव सुरक्षा से हो जाएगा। जबकि ओजोन सुरक्षा से, ओजोन क्षरण की सुरक्षा के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था दोस्तों 1987 में 16 सितंबर को। इसलिए 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है और ओजोन परत की मोटाई डाप्सन इकाई से मापा जाता है। अगला प्रश्न है कि चश्मे के लेंस किस कांच के बनाए जाते हैं। तो चश्मे के लेंस जो बनाए जाते हैं वह क्रुक्स कांच के बनाए जाते हैं, क्रुक्स कांच के बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है। निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है। तो यह हो जाएगा लुम्बिनी, नेपाल में जो है गौतम बुद्ध से हो जाएंगे, या गौतम बुद्ध से संबंधित है, गौतम बुद्ध से, इसलिए महावीर से नहीं है। जबकि वैशाली, पावापुरी और चंपा जो है वह महावीर स्वामी से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, बताना है दोस्तों। तो जो चंदेल जो शासक के खजुराहो महोबा से संबंधित है, सोलंकी अनहिलवाड़ा से है, प्रतिहार कनौज से है, जबकि कलचुरी अजमेर से, यही आपका सही सुमेलित नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में अवस्थित है। तो मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है वह गुजरात राज्य में अवस्थित है, गुजरात राज्य में अवस्थित है। वहीं पर उड़ीसा में सूर्य मंदिर है जिसका नाम कोणार्क का सूर्य मंदिर है। बिहार औरंगाबाद में देव सूर्य मंदिर है, देव मंदिर जो है ये सूर्य भगवान को समर्पित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित इसमें से बताना है कि कौन नहीं है। तो जजिया कर अकबर के द्वारा समाप्ति कर दी गई 1564 में, लगाया गया था 63 में, लगाया 63 में था, समाप्त 64 में कर दिया गया। दीन इलाही धर्म का स्थापना हो जाएगा 1582 में, इलाही सम्मत हो जाएगा तब 1583 हो जाएगा। मजहरनामा की स्थापना 1578 दिया हुआ है, गलत है। और तीर्थ यात्री कर की समाप्ति 1563 सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका आपका क्या हो जाएगा, सही सुमेलित नहीं दिया हुआ है। 1579 मजहरनामा की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि वंशवादारी प्रथा में दो अस्पा सी अस्पा का प्रचलन किसने किया। तो दो अस्पा और सी अस्पा शब्द का
प्रचलन या जहांगीर के समय में किया गया था। अगला प्रश्न है कि चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी किया गया था। 1539 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। एक साल बाद बिलग्राम का युद्ध हुआ, कनौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में, जिसमें फिर शेरशाह सूरी की जीत हो गई। हुमायूं हार गया और हुमायूं देश छोड़ के भाग गया था, दिल्ली छोड़कर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विकल्प बंधनों की क्रियाशीलता के सही क्रम को दर्शाता है? बंधनों के यानी बॉन्ड की क्रियाशीलता का सही क्रम को दर्शाता है। तो इसमें से आपको बताना है। तो पहले एकल बंध, उसके बाद द्विबंध, तब त्रिबंध, यह सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं? तो यह लीवर में, यकृत में संचित रहता है। लीवर, यकृत में संचित रहता है। अगला प्रश्न है किस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वह किया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना के समय में इसको किया गया था। 1969 ईस्वी में किया गया था 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण। फिर बाद में 1980 में 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। उस समय 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो एल.के. झा उस समय अध्यक्ष थे, आरबीआई के गवर्नर थे, अध्यक्ष गवर्नर कहिए, एल.के. झा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उसको पूरक वस्तुएं कहा जाता है। जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उसको पूरक वस्तुएं कहा जाता है। पूरक वस्तुएं कहा जाता है। जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उसको पूरक वस्तुएं कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय मानक रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जो हिमाचल प्रदेश से नहीं होकर गुजरती है, जबकि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा से होकर गुजरती है। दोस्तों इसमें मध्य प्रदेश और उड़ीसा जोड़ लीजिएगा। एमपी और उड़ीसा से होकर गुजरती है, जबकि हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो चांगला जम्मू कश्मीर में है, सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है, जबकि बामडीला उत्तराखंड दिया हुआ, यह गलत है, नाथुला सिक्किम में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बामडीला जो है अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है? भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है? क्योंकि पूर्वी तट पश्चिमी तट से चौड़ी तथा डेल्टा क्षेत्र है, इसी कारण। अगला प्रश्न है केंद्र और राज्य विधायी संबंध संविधान के किस भाग में उपबंध किया गया है? तो यह भाग 11 में इसको उपबंध किया गया है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना आवश्यक है? तो जो सदन आरोप लगाया उस सदन का 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी होता है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस परिस्थिति में किसी संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो निम्न में से किस परिस्थिति में किसी संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो वह बिना सदन की अनुमति के वह 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन के सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। 60 दिन याद रखिएगा, 2 महीना नहीं, 60 दिन। अगर बीच में एक बार भी चला जाता है तो फिर वह रेगुलर इसमें गिनाता है। कंटिन्यू अगर 60 दिन नहीं गया, 60 दिन से अधिक हो जाएगा, तो किसी भी सदन में दोनों सदनों की बैठक जो होता है उसमें अनुपस्थित रहेगा, तो क्या होगा, उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा भारत के संसद के द्वारा इसको हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? तो राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 243 के तहत किया गया है। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान है? तो यह किया गया है आपको अनुच्छेद 102वां संविधान संशोधन के तहत पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान है। अगला प्रश्न है कि हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है के दत्ता। अगला प्रश्न है कि मानव विकास निर्माण में निम्नलिखित में से कौन जुड़ा हुआ है? तो मानव विकास सूची में जो आपको जुड़ा हुआ है बताना है, तो हो जाएंगे अमर्त्य सेन और महबूब उल हक। यह दोनों व्यक्तियों ने मिलकर मानव विकास सूचकांक की स्थापना किए थे। UNDP की स्थापना
1990 ईस्वी में किए थे। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं स्मरणीय तथ्य। सेट 7 का स्मरणीय तथ्य है कि मौर्य वंश की स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है। सेंड्रोकोटस कहा है, जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है। और मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया। किस शब्द का प्रयोग? तो ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया, ब्रिसल शब्द का। और चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चाणक्य के द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र का संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। अगला पॉइंट्स है कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और इंडिका पुस्तक की रचना मेगास्थनीज के द्वारा की गई। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था तथा इसने भद्रवायु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ। इसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। इसे वायुपुराण में भद्रसार कहा गया है। इसे जैन धर्म में सिंहसेन कहा गया है। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। और बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक हुआ। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ? अशोक हुआ। 269 ईसा पूर्व मगध की राजगद्दी पर अशोक बैठा। इसने अपने राज्याभिषेक के समय में यह अवंती का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। मास्की तथा गुर्जरा अभिलेख है जिसमें इसका नाम अशोक मिलता है। और भाबरू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। और अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया था और 20वें वर्ष में वह लुम्बिनी की यात्रा पर गया था। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया और 20वें वर्ष वह लुम्बिनी की यात्रा पर गया। इसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर उसकी राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। और इसने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। और सबसे लंबा एवं सबसे छोटा अभिलेख 7वां है। सबसे लंबा 7वां, सबसे छोटा जो है रूमीदेई है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। और इसने भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन शुरू किया, और जिसमें सामान्यतः ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक चारों लिपि का प्रयोग हुआ है। अशोक के पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है और वहीं छठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। मौर्य वंश ने लगभग 137 वर्षों तक शासन किया था मगध। चलिए 8वां सेट का पहला प्रश्न देखते हैं कि लार का पीएच मान कितना होता है। तो लार का पीएच मान 6.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को सुमेलित करना है। हैजा जो होता है ना, यह विब्रियो कोलेरी से होता है। विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से होता है। वहीं पर क्षय रोग टीबी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से हो जाता है। निमोनिया जो फेफड़ा को प्रभावित करता है वह डिप्लोकोकस न्यूमोनी से होता है। डिप्लोकोकस न्यूमोनी से। जबकि टिटनेस हो जाता है क्लोरोस्ट्रीडियम टिटेनी से हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए ही मिलान सही हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। गारो, खासी और जयंतिया जो पहाड़ियाँ है वह मेघालय में है। मीरी जो पहाड़ियाँ है वह अरुणाचल प्रदेश में है। मीरी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में। और पंचाई मलाई जो है तमिलनाडु में है। पंचाई मलाई तमिलनाडु में। और डालमा जो है वह झारखंड में है। ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ बांध है, एक तरफ नदी है, तो कौन बांध किस नदी पर है वही मिलान करना है। तो दुलहस्ती जो बांध है वह चिनाव नदी पर है। दुलहस्ती बांध चिनाव नदी पर है। गांधी सागर जो बांध है वह चंबल नदी पर है। उकाई जो बांध है वह ताप्ती नदी पर है। और वहीं पर तावा जो बांध है तावा नदी पर ही अवस्थित है। ये ऑप्शन नंबर इसका डी मिलान सही है। अगला प्रश्न है कि संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है। तो यह अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है।
चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। नाबार्ड देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। बिल्कुल सही है। इसका स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुआ था और इसका मुख्यालय मुंबई में है। दोनों सही है। अगला प्रश्न है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना 2006 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है कि समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, यह एवोगाद्रो का नियम कहता है। अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। तो बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय के द्वारा किया गया और 16 अगस्त 1905 से यह प्रभावी रूप से लागू हो गया था। इसी दिन इस दिन बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना भारत सरकार के द्वारा 2010 में की गई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ जो 1942 में क्रिप्स मिशन आया था के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद थे। अगला प्रश्न है किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी डैश का माप है। तो इसका जड़त्व का माप है, जड़त्व का माप है, इनर्शिया का। अगला प्रश्न है कि ध्वनि एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तरत्व पिच है जो निर्भर करता है, यह आवृत्ति पर करता है, फ्रीक्वेंसी पर करता है। अगला प्रश्न है कि वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पाकालीन किस स्थल से खेल का मैदान मिला है, यानी प्लेग्राउंड जो मिला है हड़प्पा स्थल से किससे मिला है। तो धौलावीरा से मिला है। धौलावीरा से जो खेल का मैदान प्राप्त हुआ है और यह कहाँ है तो गुजरात में है। धौलावीरा 3 भागों में बांटा गया, इसको गुजरात में है। अगला प्रश्न है कि चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है। तो चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में सुंदरलाल बहुगुणा को माना जाता है, जो यह आंदोलन उत्तराखंड से शुरू हुआ था। उत्तराखंड से इसको शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि मानव का हृदय कितने भागों में विभाजित होता है। तो मानव का जो हृदय है वह 4 भागों में विभाजित होता है, इसलिए 4 चेंबर होता है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था। तो वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था अंग्रेजी सरकार एवं देशी राज्यों के बीच के संबंध को सुधारना। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय पर अंतर है। तो बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय पर अंतर है। तो यह है आत्मा में। आत्मा एक विषय है, उसी पर दोनों में अंतर है। अगला प्रश्न है किस सिख गुरुओं की हत्या मुगलों द्वारा की गई थी। तो सिख गुरु की हत्या जो हुई थी वह गुरु तेग बहादुर और गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर और अर्जुन देव A और B दोनों की हत्या की गई थी मुगलों के द्वारा। ठीक है, जो गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब और गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी की सजा दी थी। अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश जो दिए थे वह स्वामी महावीर स्वामी राजगृह में दिए थे, जबकि वह आपसे पूछे कि गौतम बुद्ध तो सारनाथ में दिए थे। बुद्ध भगवान जो थे वह यह सारनाथ में अपना उपदेश दिए थे और सारनाथ का पूरा नाम ऋषिपत्नम है, ये भी बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंगे है। तो यांत्रिक तरंग का अपना आपको बताना है इसमें से कौन है। तो यह हो जाएगा ध्वनि तरंगे, यांत्रिक तरंग का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो भोपाल गैस त्रासदी में जो रिसाव हुआ था वह मिथाइल आइसोसाइनेट का हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। 3 दिसंबर 1984 को यह घटना घटित हुई थी। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो नहीं है बताना है दोस्तों। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है, सही है। राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उनके विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है। महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। यह तीनों सही है, जबकि चौथा कथन महाभियोग का प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, यह गलत है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं। तो किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम की
शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो विश्व सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम की शुरुआत 1975 ईस्वी में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं? तो विधि के समक्ष समता एवं विधि के का समान संरक्षण, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, सभी अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है भारतीय के साथ साथ। नेक्स्ट प्रश्न है कि बैलगाड़ी किस चित्रकार की कृति है? तो यह हो जाएगा अबुल हसन का चित्रकार की इनकी कृति थी बैलगाड़ी। अगला प्रश्न है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो अर्थ है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान होना मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। अगला प्रश्न है कि शाहजहांनामा के लेखक कौन थे? तो इनायत खां था, इनायत खां। अगला प्रश्न है कि ब्लेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य कौन था? तो दूसरा राज्य हो जाएगा, इसका सही उत्तर मैसूर हो जाएगा। मैसूर हो जाएगा 1799 ईस्वी में किया था। वहीं पर हैदराबाद 1798 में किया था। ठीक है, तो सहायक संधि को अपनाने वाला पहला हैदराबाद, दूसरा मैसूर। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। अगला प्रश्न है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 ईस्वी में किया गया था। डेट लिखते चलिएगा दोस्तों, अपना याद करते चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव हुआ था वह वर्धा में किया गया था 8 अगस्त 1942 में, और यह शुरू हो गया 9 अगस्त 1942 को। अगला प्रश्न है कि शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? तो शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि टांका निम्न में से किसका मिश्र धातु होता है? टांका तो हो जाएगा टीन और सीसा का। टीन 63%, सीसा 37% रहता है टांका में। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? तो महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो किया था विरोध एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्र पॉल, इनमें से सभी किए थे। अगला प्रश्न है किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? किस विटामिन को हार्मोन? तो विटामिन डी। कैल्सीफेरॉल को हार्मोन भी माना जाता है। अगला प्रश्न है कि कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तो कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह गामा किरणें उत्सर्जित करता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से क्रोएशिया की राजधानी कहाँ है? क्रोएशिया की राजधानी, तो क्रोएशिया की जो राजधानी है वह जाग्रेब है। क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब है। और नीरज चोपड़ा का संबंध जो है वह भाला फेंक से, जिसको जेवलिन थ्रो भी कहा जाता है। और भाला फेंक दिवस दोस्तों याद रखिएगा 7 अगस्त को मनाया जाता है। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया? तो यह 1974 ईस्वी में पारित किया गया था। 1974 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है कि सुबनसिरी एवं धनसिरी नदियाँ किस राज्य में प्रवाहित होती है? तो यह असम में प्रवाहित होती है। सुबनसिरी और धनसिरी यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है सुबनसिरी और धनसिरी। अगला प्रश्न है कि असम कितने राज्यों एवं कितने देशों के साथ सीमा साझा करती है? तो असम जो है वह 7 राज्य के साथ और 2 देश के साथ सीमा साझा करता है। और भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान 13वां हो जाएगा, 13वां। अगला प्रश्न है कि भारत के जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार के जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है? तो हो जाएगा मानसून गर्म ग्रीष्म के साथ। अगला प्रश्न है कि अरल सागर किन 2 देशों के बीच सीमा पर अवस्थित है? अरल सागर किन 2 देशों के सीमा पर अवस्थित है? तो यह है उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के सीमा पर अरल सागर अवस्थित है, अरल सागर। अगला प्रश्न है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो यह किया गया अनुच्छेद 39 के क में किया गया है। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 21 के ए निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 21 का ए जो है यह जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में किया गया, उसी में इसको जोड़ा गया, जो शिक्षा से संबंधित है। अगला प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना 1963 में हुई थी, सीबीआई की, सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में। भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1985 में नहीं या 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की स्थापना 1956, सही है। आपका ऑप्शन नंबर सी इसका गलत हो जाएगा। चलिए अब स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटपिसस। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क। कुषाण वंश की प्रारंभिक राजधानी पुरुषपुर, द्वितीय राजधानी मथुरा। 78 इसमें शक संवत की शुरुआत कनिष्क किया, जिसका प्रयोग भारत सरकार वर्तमान में करता है। इसके दरबार में आयुर्वेद के विद्वान जो रहते थे उनका नाम चरक था। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने की थी, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। गांधार शैली एवं मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ। प्रसिद्ध रेशम मार्ग का प्रारंभ कनिष्क ने करवाया था। कुषाण वंश के समय ही सर्वप्रथम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ और कुषाण काल में सर्वाधिक विकास वास्तुकला। चलिए अब सेट 9 देखते हैं। सेट 9 का पहला प्रश्न है कि मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा है? तो मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला जो विकिरण है वह इंफ्रारेड यानी अवरक्त विकिरण है। अवरक्त विकिरण का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। नोड और इंटरनोड होते हैं, इसी कारण। अगला प्रश्न है कि बूढ़ी एवं कुन्नो वन्यजीव अभयारण्य, बूढ़ी एवं कुन्नो वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो यह मध्य प्रदेश में है। बोरी एवं कुन्नो वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक हो जाता है? तो हो जाएगा 1 माह के भीतर। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया? तो वैज्ञानिक पूछे तो RBK राव इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो यह IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। अगला प्रश्न है कि जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? तो जल का अधिकतम घनत्व 277 केल्विन या 4 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा दोस्तों, सेल्सियस को केल्विन बदल दिए, 273 जोड़ दिए, 277 केल्विन अधिकतम हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। लैक्टिक अम्ल या दूध में हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। एसिटिक अम्ल यह हो जाएगा सिरिका में। साइट्रिक अम्ल नींबू में। और ब्यूटाइरिक अम्ल जो हो जाएगा दुर्गंध युक्त मक्खन में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को आपको सुमेलित करना है। अभिनव भारत संस्था, तो अभिनव भारत संस्था BD सावरकर के द्वारा शुरू किया गया था। 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस MN जोशी के द्वारा इसका स्थापना किया गया। लाला लाजपत राय इसके पहले अध्यक्ष थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना HSRA की स्थापना भगत सिंह के द्वारा किया गया था। और नौजवान सभा ये हो जाएगा HSRA की स्थापना चंद्रशेखर आजाद और नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह के द्वारा किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका मिलान सही होगा। अगला प्रश्न है कि बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि को हुआ था? बंग भंग विरोधी आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था वह 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है कि इसमें से सही सुमेलित नहीं है, बताना है आपको। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है, सही है। जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में है, सही है। करेरा वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में है, सही है। जबकि नागरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक दिया हुआ है, यह कर्नाटक में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत। और वहीं पर हाई कोर्ट पूछता तो हाई कोर्ट HC जो जारी करता है वह अनुच्छेद 226 के तहत। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना कहाँ की गई थी? तो HRA की स्थापना कानपुर में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, कोहरा के समय हम लोग किसके कारण नहीं देख पाते हैं? तो कोहरा के समय हम लोग परिकिरण के कारण नहीं देख पाते हैं,
अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? तो यह हो जाएगा माइकोराइजा। निम्न में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? तो हो जाएगा माइकोराइजा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यह हो जाएगा जजिया कर की समाप्ति 1564 अकबर के द्वारा, मजहर की घोषणा 1579 सही है, इलाही संवत की शुरुआत 1583 जो गलत है, 1582 गलत है, 1583 होगा, और फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ बताना है। एलोरा का कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम के द्वारा बनवाया गया। रथ मंदिर नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा बनाया गया। बिरदेश्वर जो मंदिर है राजराज प्रथम के द्वारा, वहीं पर कांची का जो कैलाश मंदिर है नरसिंह वर्मन प्रथम जो दिया हुआ है, यहीं आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि यदि किसी निश्चित समय अवधि में मूल और मौद्रिक जो आय है दोगुनी हो जाती है तो वास्तविक आय कितनी होगी? तो वास्तविक जो आय होगा वह अपरिवर्तित रहेगा। अगला प्रश्न है कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल करेंगे। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार कैसा है? पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली जो वनस्पति है उसका जो प्रकार है वह सदा हरित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने वातापी कुंड की उपाधि धारण की थी? तो वातापी कुंड की उपाधि धारण नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था? तो 1857 की क्रांति के ठीक बाद जो विद्रोह हुआ था वह आपका नील विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है? इन निम्नलिखित में से बताना है। तो दिनेश गोस्वामी जो समिति है चुनाव से है, इंद्रजीत गुप्ता समिति ये भी चुनाव से है, बोहरा समिति ये भी चुनाव से है। 1, 2 और 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, जबकि ओम प्रकाश समिति चुनाव समिति से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है कि व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होगा जब क्या होगा? व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जब व्यक्ति ऊपर की ओर त्वरित होने पर हो रहा होगा तब। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मिलान करना है। मामलुक वंश, तो मामलुक वंश को दास वंश, गुलाम वंश कहते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक थे, सही है। लोदी वंश के संस्थापक इब्राहिम लोदी नहीं थे, बहलोल लोदी थे। ठीक है, बहलोल लोदी। और सैयद वंश खिलजी का है और खिलजी वंश जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका सुमेलित नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था, और बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी थी, जो बाद में इसका फारसी में अनुवाद तुजुक ए बाबरी अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन क्षोभ मंडल के संबंध में सही नहीं है? तो क्षोभ मंडल, इसमें ऊंचाई बढ़ने से तापमान कम होता है। ठीक है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई ग्रीष्म काल में बढ़ जाती है। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी कोई घटना घटित नहीं होती है, यह गलत है। सभी मौसमी घटनाएं सभी क्षोभ मंडल में ही होती है। और क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा को ट्रोपोपोज कहते हैं। 1, 2 और 4 सही है, 3 गलत है। संवेग का मात्रक क्या होता है? तो संवेग का मात्रक किलोमीटर पर सेकेंड होता है, किलोमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन किन शब्दों को जोड़ा गया? तो इसमें जोड़ा गया था समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 1, 2 और 3 को जोड़ा गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में किसके विरोध में बम फेंका? तो बम फेंका था ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल के विरुद्ध में फेंका था। अगला प्रश्न है कि जास्कर श्रेणी किस हिमालय में आता है? तो हो जाएगा ट्रांस हिमालय क्षेत्र में आता है जास्कर। अगला प्रश्न है कि दहसाल बंदोबस्त निम्नलिखित में से किसके दिमाग की उपज थी? दहसाला बंदोबस्त यह टोडरमल के दिमाग की उपज थी। अगला प्रश्न है कि दांचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो है निम्नलिखित में से किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो यह हो जाएगा हंगूल के लिए। अगला प्रश्न है कि सभी प्रकार की सरकारी आय तथा व्यय निम्नलिखित में से किसमें जाते हैं? तो सभी प्रकार के सरकारी आय और व्यय जो हैं यह भारतीय समेकित निधि में जाते हैं।
भारतीय समेकित निधि में जाते हैं, जो अनुच्छेद 266 के ए में है, संचित निधि, और वहीं पर आकस्मिक निधि 267 के ए में है। अगला प्रश्न है कि रक्त का वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत लैंड स्टीनर के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि प्रिज्म से गुजरने पर कौन से रंग की प्रकाश सबसे अधिक अपरिवर्तित होती है? तो वह सबसे अधिक अपरिवर्तित तो हो जाएगा बैगनी रंग, हो जाएगा बैगनी रंग। अगला प्रश्न है कांग्रेस के उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसने दिया था? तो सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था, लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो पौधे के जो क्लोरोप्लास्ट भाग है उसी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली सरकार थी वह सतारा का था, सतारा का। अगला प्रश्न है कि प्रजापति उत्तरवैदिक काल में किसके प्रमुख देवता थे? तो यह हो जाएंगे सृजनकर्ता थे, सृजनकर्ता। और जैन धर्म के 5 महाव्रतों में निम्न में से कौन नहीं है? तो जैन धर्म के 5 महाव्रतों में स्यादवाद नहीं है, जबकि हिंसा, अपरिग्रह और असत्य है, जबकि स्यादवाद नहीं है। अगला प्रश्न है कि शेख सलीम चिश्ती किस शासक के समकालीन थे? शेख सलीम चिश्ती जो थे यह अकबर के समकालीन थे, अकबर के समकालीन। और बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में संग्रहित है? तो बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचरण का जो है पुस्तक वह संग्रहित है, वह विनय पिटक में है, विनय पिटक में है। अगला प्रश्न है कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुआ था 1948 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से तट से कितनी दूरी को प्रादेशिक जल के रूप में जाना जाता है? तो निम्नलिखित में से तट से कितनी दूरी को प्रादेशिक जल के रूप में जाना जाता है? तो यह हो जाएगा 12 समुद्री मील को। और एक नॉटिकल मील में समुद्री जल को मापा जाता है, तो 1 नॉटिकल मील में 1852 मीटर होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? यानी 1.852 किलोमीटर होता है, तो 1852 मीटर हो गया। वीरभूमि समाधि स्थल हो जाएगा राजीव गांधी के। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी श्रृंखला द्वितीयक रंगों की है? तो द्वितीयक रंग हो जाएगा पीकॉक, नीला और मैजेंटा, जबकि लाल, हरा और नीला हो जाएगा तो वह प्राथमिक रंग हो जाएगा, प्राथमिक रंग हो जाएगा, प्राथमिक रंग। अगला प्रश्न है कि निम्न से कौन कैथोड किरण का गुण नहीं है? तो कैथोड किरण का गुण इसमें से आपको बताना है, नहीं है। तो कैथोड किरण अदृश्य होती है, यह इसका गुण है। यह फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है, भी है। इसकी वेधन क्षमता उच्च होती है। यहाँ कैथोड किरण पूछ रहा है तो यह इसका नहीं है, क्योंकि यह गामा किरण की वेधन क्षमता होती है, अधिक होती है। इसका वेग प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका गुण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है? तो राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के वैधानिक स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है किंतु राष्ट्र का शासन नहीं करता है, यही इनके बारे में सही कथन है। चलिए अब देखते हैं स्मरणीय तथ्य। गुप्त वंश के बारे में दिया है। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। इसने गुप्त संवत की शुरुआत की थी। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन तथा कविराज भी कहा जाता है। इसने परम भागवत की उपाधि समुद्रगुप्त ने धारण की थी। समुद्रगुप्त के दरबार में प्रसिद्ध कवि हरिसेन रहते थे। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया। इसके दरबार में कालिदास, धनवंतरी, बराह मिहिर जैसे विद्वान भी रहते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी हुआ कुमारगुप्त। इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। प्रसिद्ध सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया स्कंदगुप्त। भीतरी स्तंभ इन्हीं से संबंधित है। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। चलिए सेट नंबर 10 का पहला प्रश्न देखते हैं कि अबुल हसन नामक चित्रकार किस शासक का दरबारी था?
अबुल हसन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अबुल हसन। जहांगीर के शासन में यह चित्रकारी करता था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। तो बांग्लादेश से आपको बताना है कि किन मिलती कौन कौन है। तो हो जाएगा बांग्लादेश से मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम चारों मिलता है। और बांग्लादेश से त्रिपुरा जो है वह 3 तरफ से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी घाट की निम्नांकित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण में सही क्रम बताना है। उत्तर से दक्षिण तो नीलगिरी, अनामलाई, इलायची पहाड़ी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण में जाना है तो सबसे पहले नीलगिरी आएगा, उसके बाद अनामलाई आएगा, उसके बाद इलायची पहाड़ी। इलायची पहाड़ी कहाँ है? तो केरल में है। अगला प्रश्न है कि भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य, भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य जो है वह कहाँ है? तो यह गोवा राज्य में है, गोवा राज्य में है। अगला प्रश्न है कि वर्षा जल का पीएच मान कितना होने पर हम उसे अम्ल वर्षा की संज्ञा देते हैं। तो वर्षा जल का पीएच मान 5.5 या उससे कम हो जाएगा तो इसको अम्ल वर्षा का संज्ञा दे देंगे। और यह कारण किसके कारण होगा? तो SO2 और NO2 के कारण, SO2 और NO2 के कारण हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था। तो संविधान सभा के लिए चुनाव जो हुआ था जुलाई से अगस्त 1946 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि संविधान का वह कौन सा भाग है जिसे लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। तो भाग 3 को लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। अगला प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुई थी। तो हो जाएगा बनारस अधिवेशन जो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। अगला प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता कौन थे। तो यह थे राजकुमार शुक्ल थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो प्रत्यक्ष कर में निगम कर, आय कर है, जबकि सीमा शुल्क जो है ना यह नहीं है, यह अप्रत्यक्ष कर है। अगला प्रश्न है कार्नेटाइट किस धातु का अयस्क या खनिज है। कार्नेटाइट किस धातु का अयस्क या खनिज है। तो यह हो जाएगा यूरेनियम का। कार्नेटाइट यूरेनियम का खोज कैलेप्रोथ के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक किसको माना जाता है। तो कैरोलस लिनियस को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान संशोधन के द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया। तो यह किया गया था 7वां संविधान संशोधन के द्वारा। 7वां संविधान संशोधन में यह कहा गया कि एक या एक से अधिक व्यक्ति, एक ही व्यक्ति एक या दो राज्यों यानी 2 राज्यों में वह राज्यपाल बन सकता है या 2 से अधिक में भी बन सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने के लिए निम्न में किस राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। निम्न में से कौन राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। तो राज्य वित्त आयोग का गठन जो है वह राज्यपाल ही करते हैं। और गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसके शासक के दरबारी कवि थे। तो यह लक्ष्मण सेन के थे, बंगाल शासक लक्ष्मण सेन के थे। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष बल दिया गया। तो हंटर कमीशन प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया गया था। वहीं पर हंटर कमेटी जो था वह जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए बना था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 244 है वह अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में इसमें बताया गया है अनुच्छेद 244 में। अगला प्रश्न है कि बिहार में पंचायत का मुखिया जो है, पंचायत का मुखिया अपना त्याग पत्र किसे देता है। तो मुखिया जो अपना त्याग पत्र होता है जिला पंचायत राज पदाधिकारी को देता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भू आवेष्टित नहीं है। तो भू आवेष्टित देश में कजाकिस्तान, मंगोलिया, बोलिविया है, जबकि रूस नहीं है। अगला प्रश्न है किस बौद्ध संगीति के दौरान विनय पिटक एवं सूत पिटक की रचना की गई थी। किस बौद्ध संगीति के दौरान विनय पिटक एवं सूत पिटक की रचना की गई थी। तो यह प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान किया गया था। 1937 में प्रांतीय चुनावों के बाद कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों में सरकारें बनाई। तो यह 8 प्रांतों में सरकार बनाई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक जीन और एक एंजाइम का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो बीडल और टैटम के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को में लिखित करना है। इरेप्सिन जो है, इरेप्सिन जो है यह पॉलीपेप्टाइड्स को एमिनो अम्ल में बदल देता है इरेप्सिन। वहीं पर माल्टेज जो है, माल्टेज
या माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। लाइपेज जो है ना, लाइपेज शेष वसाओं को अम्लीय वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। और सुक्रोज जो है सुक्रोज को फ्रुक्टोज में बदलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत किसने दिया था सर्वप्रथम? तो पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम जॉन डाल्टन के द्वारा ही दिया गया था। धान से निकलने वाली गैस मीथेन हो जाएगा, CH4 हो जाएगा मीथेन, मार्स गैस जिसको बोलते हैं, मार्स गैस बोलते हैं इसको। कारखानों में खदानों में धमाके के लिए भी किया जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में किस स्थान पर सबसे ज़्यादा होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज़्यादा ध्रुव पोल पर होता है, पोल। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। विटामिन और एक तरफ उसका रासायनिक नाम है, वैज्ञानिक नाम। विटामिन B1, तो विटामिन B1 को थायमीन कहते हैं। विटामिन B3, तो विटामिन B3 जो हो जाएगा, विटामिन B3 को निकोटिनिक अम्ल कहते हैं, निकोटिनिक अम्ल कहते हैं। विटामिन E जो है वह टोकोफेरॉल हो जाएगा। विटामिन K फिलोक्यूनान हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की चाल निर्यात में कितना होता है? तो ध्वनि की चाल निर्वात में 0 होती है, क्योंकि यह निर्वात में गमन नहीं करती है ध्वनि। अगला प्रश्न है कि एक वर्णांध पुरुष व सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना कितनी होती है? तो 0% होती है। अगला प्रश्न है कि भारत श्रेष्ठ भारत अभियान भारत के किस मंत्रालय या संस्था के द्वारा जारी किया गया है? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान शुरू किया गया है, जारी किया गया है। अगला प्रश्न है कि सुमिलित सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। उष्णकटिबंधीय जो वन है यह साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में है, साइलेंट वैली केरल में है। शंकु वृक्ष जो है यह हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। कच्छ वनस्पति सुंदरबन में हो जाएगा। और पतझड़ वन जो है यह राजस्थान में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का समूह बताना है। तो बिहार का जिला सबसे पहले तो पश्चिमी चंपारण करता है, पूर्वी चंपारण करता है, सीतामढ़ी करता है, मधुबनी करता है, सुपौल, अररिया और किशनगंज करता है। इतना जिला बिहार का, जिसमें बिहार में 38 जिला है, जिसमें से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जिला नेपाल के सीमा को स्पर्श करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पखुई वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो पखुई वन्य जीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान यह लखनऊ में है। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में कौन कृषकों के लिए ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करती है? तो यह करती है आपका रैयतवारी व्यवस्था, जो 1820 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। वहीं पर महलवाड़ी जो है 1822 में। अगला प्रश्न है कि सहायक संधि ब्लेजली के द्वारा लाई गई निम्न में से किस राज्य के शासक इसमें सम्मिलित नहीं हुए थे? तो हो जाएगा होलकर राज्य के शासक इसमें शामिल नहीं हुए थे। अगला प्रश्न है कि निम्न से किस शासक बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? कौन शासक? तो हो जाएगा चंड प्रघोट जो था वह बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं था। अगला प्रश्न है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? तो बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा थी वह जो बनाई गई थी वह कुषाण काल में बनाई गई थी। किस काल में? कुषाण काल में बनाई गई थी। कनिष्क कुषाण काल में बनाई गई थी। किस राजवंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए? तो गुप्त वंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे। अगला प्रश्न है कि निम्न से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो हिंदुओं पर लगाया गया कर जजिया कर, मुस्लिमों पर लगाया गया कर जकात कर, और युद्ध में लूट का जो माल था वह खुम्स था, जबकि मुस्लिमों के द्वारा दिया जाने वाला जो भूमि कर था वह खराज था। यह सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है कि निकोलो कांटी किस देश का यात्री था? तो निकोलो कांटी जो आया था वह इटली से आया था, 1420 ईस्वी में आया था। अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य पर सर्वाधिक काल तक किस वंश का शासन रहा? तो हो जाएगा संगम वंश का। निम्न से कौन लोहा का अयस्क नहीं है? तो लोहा का अयस्क इसमें से मैलेकाइट नहीं हो जाएगा, मैलेकाइट, जबकि हेमेटाइट, सिडेराइट और मैग्नेटाइट तो सब लोहे का अयस्क है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हीरे का क्रिस्टल किस आकार के होते हैं? तो हीरे का क्रिस्टल चतुष्फलकीय आकार का होता है। अगला प्रश्न है कि एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार कौन सा है? तो हो जाएगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगला प्रश्न है कि निम्न से किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया है? तो अवसर लागत का सिद्धांत जो दिया था वह गॉटफ्रीड
हैबरलर के द्वारा दिया गया था। गॉटफ्रीड हैबरलर के द्वारा अवसर लागत का सिद्धांत दिया गया था। अगला प्रश्न है कि सुमेलित करना है निम्नलिखित को। ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न से कौन सी नदी जम्मू और कश्मीर में प्रवाहित नहीं होती है। तो जम्मू और कश्मीर में कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होगा। तो सिंधु और सतलज, सिंधु और सतलज जो नदी है वह जम्मू कश्मीर में प्रवाहित नहीं होती है, जबकि चिनाब और झेलम जो है जम्मू कश्मीर में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न से कौन मेडागास्कर की राजधानी है। तो मेडागास्कर की राजधानी एंटानानैरिवो है, एंटानानैरिवो। अगला प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है। तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। चलिए स्मरणीयता देख लेते हैं। पल्लव वंश, पल्लव वंश का संस्थापक श्री विष्णु था। इसकी राजधानी कांचीपुरम थी। मतविलास प्रहसन के लेखक महेंद्र वर्मन प्रथम इसी वंश से संबंधित थे, पल्लव वंश से। महाबलीपुरम के एकाश्म या रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कुंड की उपाधि धारण की थी। काशी स्थित प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। और प्रसिद्ध पुस्तक 10 कुमार चरित्र के लेखक डांडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। तो चलिए आज 250 प्रश्नों का सॉल्यूशन यहीं पर समाप्त हुआ। फिर कल 250 प्रश्नों का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।